नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की करते हैं शुरुआत। यूक्रेन के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने की है राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत हुई इन दोनों के बीच, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 2 दिन के यूक्रेन दौरे पर हैं। बता दें क्या यूक्रेन में पहुंचे हैं और वहां पर करीब 10 घंटे ट्रेन का सफर किया है, वही 7 घंटे वहां बिताएंगे। यानी कि रूस के पास में काफी समय से 2.5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। आज यूक्रेन के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात की है। बता दें जिस तरह से प्रधानमंत्री पहली बार 99 से पहली बार प्रधानमंत्री कोई भारत का यूक्रेन गया, यानी जिससे वो वहां का हिस्सा लगा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे। वहां के जो बच्चे शहीद हुए थे, जो बच्चों की जो युद्ध में मौत हुई थी, उन सभी बच्चों के समाधि पर जाकर उनको फूल अर्पित किए लगाते हैं कि जिस तरह से उसके बाद जो देश के जो महात्मा गांधी थे वहां पे उनकी मूर्ति थी, वहां पर हो जाकर उन्होंने फूल अर्पण किए। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लगातार देश की जो है वो बढ़ाते जा रहा है। वहीं यूक्रेन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अभी तक जो भारत का प्रधानमंत्री कोई नहीं गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचे और वहां जाकर उन बच्चों से भी के परिवार से मिले जिन बच्चों की मौत हुई थी। वहीं रूस के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, क्योंकि भारत और रूस से लगातार एक का संबंध बने हुए काफी समय हुआ, लेकिन यूक्रेन और रूस के जिससे युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कहीं ना कहीं दोनों की वार्ता करने की बात कही थी। लेकिन जिस तरह से अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, अब देखना है कि वहां के हालात किस तरह से एक होते हैं या नहीं होते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े पर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन किया गया है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। राजधानी में आज वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जी आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी में बड़े इमाम बाड़े के अंदर आसिफी मस्जिद में मौलाना कल्बे जवाद जो शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं इसको एक छलावा बताया है। वहीं मौलाना कल्बे जवाद का साफ तौर से कहना है कि जो शिया वक्फ है, शिया वक्फ में अगर 1 इंच भी जमीन किसी हिंदू, ईसाई या बौद्ध की होती है तो हम ये अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे, जबकि शिया वक्फ की जमीनों पे अन्य धर्मों का कब्जा है। उसके बावजूद भी शिया वक्फ कभी भी उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन ये जो वक्फ बिल आ रहा है ये साथ साथ छलावा है, और इसमें जो जेसीपी की जो जांच चल रही है उसको भी मौलाना कल्बे जवाद ने एक छलावा बताया है। वहीं बीजेपी से नाराजगी जताते हुए मौलाना जवाद का साफ तौर से कहना है इस मामले को लेके हम बीजेपी के बड़े मंत्री और बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कई दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर लखनऊ में आज भी प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ मांगे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। पिछले 4 दिनों से लगातार शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय पे पिछले 4 दिनों से लगातार शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी नौकरी की मांग को लेके लगातार उनका धरना जारी है। साफ तौर से उनका कहना है कि पुलिस ने हमको जबरन बसों में बैठाया और बैठाने के बाद हमको इको गार्डन भेज दिया, जबकि इको गार्डन में जो शिक्षक हैं उनका ये भी कहना है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे साथ जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पुलिस द्वारा बताया गया, पुलिस का कहना है कि आज जो पुलिस भर्ती को लेकर जो एग्जाम है उसको देखते हुए जो राजधानी में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके मद्देनजर इनको सुरक्षित बसों में बैठा के इनको इको गार्डन छोड़ा गया है। वहीं शिक्षकों का साफ तौर से यह भी कहना है कि जब तक हमारी नौकरियां या हमारी नौकरी को लेकर जो लिस्टें हैं वो जारी नहीं होती हैं, तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। लखनऊ से मोहम्मद अमान। वहीं आज उत्तराखंड के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन था। वहीं उत्तराखंड में मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। 3 दिन तक चले इस सत्र में धामी सरकार ने 9 विधेयक सदन के टेबल पर रखे, जिसमें से 7 विधेयक पास किए गए, 2 विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया है। आखिर क्यों 2 विधेयक पास नहीं किए गए, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। विधानसभा का मानसून सत्र जैसे निश्चित भविष्य विधानसभा में 3 दिवस समाप्त हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हुए इस सत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए। सबसे पहले अनुपूरक बजट को पास किया गया।
5 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक यहाँ पे पास किया गया। आरक्षण का जो निकाय में आरक्षण का जो विषय था, जो विधेयक आया था, वो वापस प्रवर समिति को सौंपने का काम यहाँ पर कर दिया गया। 1 महीने के भीतर प्रवर समिति उस पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेगी। ये कहा जा सकता है कि 3 दिन के सत्र में भले ही 2 दिन प्रश्नकाल यहाँ पर चला हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष का आक्रामक रूप, आमने सामने वाला रूप यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से अंत समय में सदन से वॉकआउट करने का काम किया गया, तो सत्ता पक्ष के लिए एक और बड़ा मौका मिल गया कि विपक्ष चर्चा से बचना चाहता है और सिर्फ सदन के बाहर बयानबाजी करता है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 दिन तक की सियासत यहाँ पर देखने को मिली, उससे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार से और विकास की परियोजनाएं सरकार लाने का काम करेगी। इंडिया वाइज। वहीं 3 दिन मॉनसून सत्र के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद जहां सीएम धामी ने सभी का आभार प्रकट किया है, तो वहीं सीएम ने गैरसैंण और राज्य के लिए बनने वाली भविष्य की योजनाओं को भी बताने का काम किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता, हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी। विधानसभा का गैरसैंण में हुआ सत्र आज संपन्न हो गया। खास बात यह है कि सरकार अब गैरसैंण को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। इस सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार ये चाहती है कि गैरसैंण में और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। उन्होंने पत्रकारों के लिए आवासीय भवन बनाने की बात भी कही और ये भी कहा कि अब कोशिश ये रहेगी कि इस सदन का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जा सके। और बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब आगे का जो सत्र होगा उसको यहाँ कराएगी या नहीं कराएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत साफ तौर पर दिए हैं कि आने वाला सत्र बड़ा होगा और तमाम सुविधाएं यहाँ पर वो जुटाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम भी चलाने की बात उन्होंने गैरसैंण के अंदर की। इंडिया वॉइस के लिए गैरसैंण से कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड वासियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में मानसून कहीं ना कहीं झमाझम बरसते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार अभी 3 से 4 दिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 3 से 4 दिन अभी कोई भी राहत उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली नहीं है। इसके चलते सभी प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि कोई भी हादसा हो तो समय रहते कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जा सके और रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। और लगातार आप देखिएगा कि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं अपील भी जनता से की जा रही है कि ऐसे मौसम में वो नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि नदी नाले उफान पर रहते हैं और नदी नाले उफान पर होने के कारण कोई ना कोई हादसा होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो गाढ़ गदेरे हैं वो भी उफान पर रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो लोग आसपास रहते हैं उनको लिए वो मुसीबत बन सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सतर्क रहें और ऐसे मौसम में नदी नालों के पास ना जाएं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पे आने वाले यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अतिरिक्त जो सतर्कता है वो बरतें, क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो भूस्खलन के मामले हैं या फिर पहाड़ी सरकने के मामले हैं ऐसे निकल कर सामने आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में नवजात बच्चों के आईसीयू के पास गंदगी होने की वजह से बच्चों में इंफेक्शन का खतरा मंडराने लगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के मंडली अस्पताल के इमरजेंसी में बता दें कि यहीं पर हमारे बगल में जो है कि लाइन लगी रहती है रसीद कटाने की। बता दें इतनी भगदड़ होती है कि लोग रसीद नहीं कटा सकते जिनको इमरजेंसी होती है। अभी एक भाई से हमने पूछा, उन्होंने बताया कि जो है कि डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और बगल में ही बता दें कि आपको यहीं पे नवजात शिशु का आईसीयू है, जो कि नवजात शिशु जब पैदा होते हैं तो उनको यही शीशे में बंद किया जाता कुछ समय के इलाज के लिए। वहीं के बगल में आप देखिए कितनी गंदगी है, इतनी ज्यादा गंदगी, लोगों को कितनी समस्याएं होती है कि अगर कोई मरीज यहाँ पे आता है तो उनके साथ जो परिजन आते हैं वो खुद बीमार हो जाते हैं इनके गंदगी की वजह से, इतनी महक की वजह से, कितनी बदबू आते हैं। यही पान गुटखा खा के थूकते हैं। और यहाँ के निवासी लोग जो मरीज आए हैं वो डॉक्टर से बात करते हैं कि सर यहाँ पे सफाई नहीं है, बिल्कुल इतनी गंदगी आती है। और डॉक्टर बोलते हैं कि आज जो है कि स्टाफ सफाई के लिए नहीं आएंगे तो सफाई क्या, ये देखने में लगता है कि एक दिन की गंदगी है।
ये कई समय से बिल्कुल सफाई नहीं हुई। और हालांकि बारिश भी हो गए, पानी का जो जल जमाव पड़ा हुआ, इसमें कितनी गंदगी है, इतनी समस्याएं होती, लेकिन समस्याएं रूबरू होती। यही एक द्वार इमरजेंसी क्या है कि जो कि डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे यहीं पे इमरजेंसी में बैठते हैं। और आपको बता दें कि ये साफ सफाई मिर्जापुर मंडल अस्पताल में एक दिन के लिए होता है। जिस दिन बाहर से लखनऊ से सचिव आएंगे या फिर कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री इस अस्पताल का मुआयना करने आते तो बिल्कुल साफ सफाई हो जाती है। लेकिन उसके आने से पहले इसी तरह से माहौल बना होता है। हालांकि मरीजों में बहुत बड़ा आक्रोशित ये हो रहा है कि मंडल अस्पताल का ये हालत है तो मरीज किस तरह से ठीक होंगे, क्या मरीज के ऊपर क्या बीतेगी। कमलेश कुमार, मिर्जापुर से, इंडिया वॉइस के लिए। वहीं आगरा में झोला छाप अस्पताल का पर्दाफाश हुआ। इस अस्पताल से एक वीडियो भी सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटी है। वहीं जनपद आगरा में एक ऐसा अवैध हॉस्पिटल संचालित है जिसमें गंभीर मरीजों का इलाज नाबालिग बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि आगरा स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे अवैध हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करता है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की निगाह से चूक जाते हैं जो सकड़ी सकड़ी गलियों में बने हैं और वहां पर गंभीर मरीजों का इलाज नाबालिग बच्चे करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन आगरा के थाना नायकी मंडी क्षेत्र तोपखाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की कब तक कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं सीतापुर में महिला टीचर्स से भरी वैन अचानक उस पर हमला किया गया और जिसमें कई शिक्षिकाओं को चोट भी आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता। बता दें कि पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल बंद होने के बाद शिक्षिकाएं अपने घर लखनऊ वैन से जा रही थी। वहीं मिश्रिक और सिधौली रोड पर जो पूनी घाट पड़ता है, उसी के कुछ लड़कों द्वारा उस वैन को ओवरटेक करने की कोशिश में दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद उन युवकों ने उस वैन पर पत्थर से वार किए, जिससे उसका कांच टूट गया और वहीं सवार शिक्षिकाओं को भी चोटिल हो गई। और इस पूरे मामले की जब सूचना पुलिस को दी गई, वहीं पुलिस ने जांच कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक रंजन का कहना है कि ये पूरा मामला जो है ओवरटेक को लेकर हुआ था, जिसमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की तलाश जारी है। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं आगे। सिद्धार्थनगर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तटवर्ती इलाके में एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। नगर जिले के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तौलीवा टोला बाला नगर का मामला है, जो कि हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते रहते हैं वहां के ग्रामीण। अब फिर बरसात, लगातार 3 दिनों से बरसात हो रही है, फिर बाढ़ का माहौल बन गया है। चारों तरफ गांव के पानी भरा हुआ है। अब ऐसे में कटान इतनी तेजी से हो रही है कि लोगों का वहाँ कहना है कि कई घर नदी में चला गया है। जिस तरह से आप देख पाएंगे वीडियो में कि जिस तरह से घर के एकदम करीब में बाढ़ का पानी काट रहा है और लोगों का घर उसमें नदी में समा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि ना ही अभी वहाँ कोई जनप्रतिनिधि और ना ही शासन का आदमी पहुंचा देखने तक कि लोग कैसे रह रहे हैं। हर साल वो बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं, खाने तक के लाले पड़ते हैं, लेकिन कोई भी न शासन का आदमी न प्रशासन का आदमी चाहता है उनको देखने वाला कि कहीं सुरक्षित जगह उसको स्थापित करे और वो लोग वहीं पे रहें। अब जिला अधिकारी का कहना है कि मौके पे मैं टीम भेजूंगा, जांच करेगा और जांच के बाद वहां लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। अब देखने की बात यह है कि ये कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आखिर क्यों सुनवाई टल गई है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि बताते जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दलील दी गई थी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की तरफ से जो वकील थे उन्होंने जो दलील दी कि आज उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करना था, जो कि शराब नीति के अंदर काफी समय से जेल के अंदर है। लेकिन देखना ये होगा आखिरकार आज जो सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से पहले ही हल्फनामा दे दिया गया था ताकि अरविंद केजरीवाल की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने उस सुनवाई को टाल दिया है। अब आने वाले 6 सितंबर को अरविंद केजरीवाल की दोबारा से सुनवाई होनी है। देखना है कि अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शराब नीति को लेकर के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं, वहीं अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के मनोज सिसोदिया, वो फिलहाल अभी जमानत पर हैं। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जो मामला गिरता रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता इस शराब नीति में जेल में जा चुके हैं। लेकिन देखना है कि अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को एक बार के बाद दोबारा क्यों जमानत नहीं मिल पा रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सीबीआई ने जो सबूत दिए वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी माना है कि जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो अरविंद केजरीवाल के वकील लगातार ये कहते हैं कि जो भी गिरफ्तार की गई है वो गैर कानूनी है, जिसमें कोई भी सबूत अभी सीबीआई के पास नहीं है। इसलिए उनको जानबूझकर ये स्टैंड बनाया जाए कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी गिरते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के कारण बीजेपी डरती नजर आती, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी कुछ नुकसान देखने को मिला था। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे, नेपाल में 40 भारतीयों को ले जा रही बस नदी में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। नेपाल से काठमांडू पोखरा जा रही बस नदी में गिरी। हम आपको बता दें कि ये बस यूपी के भारत गोरखपुर से संबद्ध बताई जा रही है। बस में लगभग 40 से 50 यात्री सवार थे, जिसमें 14 की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 16 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। बचाव कार्य और राहत कार्य जारी है। हम आपको बता दें मौके पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। स्थानीय प्रशासन जो है मुस्तैदी से लगी हुई है। वहीं इस घटना के स्थानीय समुदाय और यात्रियों के बीच चिंता और शोक की लहर पैदा है। हम आपको बता दें प्रशासन ने बचाव दल के इस हादसे सभी परिस्थितियों की गहराई से जांच कर और प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता धनराशि प्रदान करने की बात कही है। एक्सीडेंट का कारण क्या है अभी पता नहीं चल रहा है, ये तो जांच का विषय है। बस जो है गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। तब तक के लिए बने रहें आप इंडिया वाइज के साथ। अवनीश मणि, गोरखपुर। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत आज से हो गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज लोगों को सख्त संदेश दिया है। क्या कुछ संदेश दिया गया है डीजीपी के द्वारा, सुनिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर योगी सरकार और यूपी पुलिस पूरी तरह से सख्त दिखी। इस दौरान जहां आगरा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते मुन्ना भाई को पकड़ा गया, तो रायबरेली में पुलिस की सक्रियता के चलते डीवाई से नकल करने वाले छात्र उपेंद्र को गिरफ्तार किया गया। इस परीक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार पूरी तरह से नजर गड़ाए रहे, तो ड्रोन कैमरों के जरिए परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से चुस्ती दिखाई गई। हालांकि जिस तरह से योगी सरकार के लिए भी यह परीक्षा शांतिपूर्ण और सुस्तापूर्ण कराने के लिए एक कहीं न कहीं सवाल रहा, तो कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा भी रही, क्योंकि पिछली दफा फरवरी माह में हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के चलते भर्ती रद्द कर दी गई थी और सपा बसपा कांग्रेस ने पूरी तरह से योगी सरकार पर हमला बोला था। जिस तरह से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ एक्टिव रही, इससे यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं शेष है वह पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होगी और साथ ही साथ इस पर अब नकल माफिया किसी भी तरह की सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। सहयोगी सराज के साथ आसिफ।
वहीं आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता चला है कि उसे कोई भी पछतावा नहीं है और बिना हिचक उसने घटना का हर छोटा बड़ा ब्यौरा सामने रखा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार और मर्डर केस के मामले में आपको बता दें कि सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई हर उस पहलुओं को छूने की कोशिश कर रही है, पूछताछ करने की कोशिश कर रही है जो इस मामले में एक बड़ा एंगल साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल के प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ जारी है। आज भी सीबीआई ने पूछताछ किया है। साथ ही साथ अब अस्पताल के प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई ने मांग की है और उसकी इजाजत भी मिल गई है। यानी कि अब जो प्रिंसिपल है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। साथ ही इस मामले में आरोपी जो है, मुख्य आरोपी जो है वो उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट जो है सीबीआई वो करवा चुकी है। यानी कि लगातार हर उस पहलू को सीबीआई छूने की कोशिश कर रही है जहां से एक नया और बड़ा खुलासा हो सकता है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो खुलासा किया है वो ये कि जो महिला डॉक्टर है उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, बल्कि एक आदमी जो मुख्य आरोपी है उसके साथ जो है वो अकेला इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो गैंगरेप नहीं, इसे ये रेप है। और अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है कि सरकार का सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, धराशायी हो गई है। तो लगातार इस मामले में सीबीआई आगे बढ़ रही है। सीबीआई हर उस मामले को छूने की कोशिश कर रही है जहां से एक बड़ा खुलासा हो सकता है और इस मामले के तह तक पहुंचा जा सकता है। तो ये पूरे मामले में कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी चल रहा है ये पूरी अपडेट थी। कैमरामैन सौरभ के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।